पत्नी को किसी दूसरे लड़के पर दिल आ जाता है, उससे प्यार करने लगती है और उसी के साथ अब रहना चाह रही थी। लेकिन पति बीच में आ गया था, तो पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी को बोलकर और इसमें कुछ लोग को और शामिल करके पत्नी एक साजिश रचती है और एक बहाना करके पति को घर से बाहर भेजती है और रास्ते में उसके प्रेमी और कुछ और लोग मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं और वहां पर पूरी एक्सीडेंट का रूप देते हैं। लेकिन इसमें जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है कि पत्नी का प्रेमी का हाथ इसमें है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। छत्तीसगढ़ के रायपुर के थाना खिरोरा के गांव खसेरा में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम किशोर सारथी होता है और इसका एक बड़ा भाई होता है भागवत सारथी। ये दोनों बहुत मेहनती थे और मेहनत मजदूरी से जो काम किया करते थे और जो पैसा आया करता था वो अपना घर के खर्च चलाया करते थे और कुछ पैसा अकाउंट में रखते हैं ताकि आर्थिक स्थिति कभी खराब हो तो उस वक्त काम आए। लेकिन जो किशोर सारथी था उसका उम्र 27 वर्ष हो रहा था। इस वजह से घर वालों को थोड़ा चिंता हो रहा था कि किशोर सारथी का अब शादी करवाया जाए। तो आसपास के गांव में लड़की के खोज में लग जाते हैं तो पता चलता है कि रोशनी सारथी जो कि बगल के ही गांव के रहने वाली होती है। दोनों परिवार वाले जब रोशनी और किशोर सारथी को देखते हैं तो दोनों परिवार वालों पसंद कर लेते हैं, इसलिए कि दोनों देखने में काफ़ी अच्छे थे और जो रोशनी सारथी थी वह पढ़ी लिखी थी और जो किशोर सारथी था वह मेहनती था, जिस वजह से दोनों को रिश्ता पसंद आ जाता है और एक डेट रखा जाता है। उस डेट में रोशनी और किशोर का शादी होता है। शादी होने के बाद जो रोशनी होती है वह किशोर सारथी के घर आ जाती है, दुल्हन बन के, बहू बन के, पत्नी बन के और यहीं पर रहने लगती है और फिर यहीं के काम काज में जुड़ जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद रोशनी को लगता है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, इसलिए कि पढ़ाई करेंगे तो हमें अगर कुछ नौकरी लग जाता है तो घर का स्थिति सुधार हो जाएगा। और काफ़ी हिम्मत जुटाती है पहले रोशनी सारथी कि अपना पति को कैसे बोला जाए। और एक दिन खाते वक्त, शाम के वक्त था और अपने पति को वह बोल बैठती है कि अगर हम पढ़ाई करें और पढ़ाई करके नौकरी करने लगे तो घर का आर्थिक स्थिति सुधर सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। इस पर किशोर सारथी था थोड़ा वक्त लेता है, सोचता है, उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम पढ़ाई करोगी तो तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर मेहनत से पढ़ाई करोगी तो जितना पैसा खर्च होगा मैं करूँगा। उसके बाद वही दिन फैसला लिया जाता है और जो रोशनी सारथी थी वह एडमिशन करवाती है, लेकिन एडमिशन हो जाता है उसका गांव के बगल में के कॉलेज में। अब क्या था कि रोशनी सारथी जो थी वह अपना जो मायका था वहां पे रहने लगती है और पढ़ाई करने लगती है। लेकिन शायद वक्त को, किस्मत को शायद कुछ ही और मंजूर था। रोशनी सारथी को कुमारे में किसी से प्यार नहीं होता, लेकिन शादी के बाद उसको एक लड़का दिख जाता है और दोनों पहले बात करते हैं, रोशनी सारथी और एक लड़का जो मिलता है रोशनी सारथी को, उसका नाम नीलेश होता है। नीलेश और रोशनी दोनों बात किया करते थे और बात करने के बाद दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार का परवान ऊपर चढ़ता है तो दोनों कहीं कहीं जगह पे मिलने लगते हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बन जाता है। अब ये चीज़ एक बार होता है तो लोग फिर इसमें रुकने का नाम नहीं लेते हैं और अलग अलग जगह पर रोशनी उससे मिलने लगी, घूमने फिरने लगी, खाने पीने लगी। अब रोशनी को किशोर सारथी अच्छा नहीं लगने लगा था, रोशनी को अब उसका प्रेमी नीलेश अच्छा लगने लगा था और रोशनी अब नीलेश को अपनाना चाह रही थी, उससे शादी करना चाह रही थी और वक्त आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें दखल अंदाजी करने वाला उसका पति होता है किशोर सारथी। किशोर सारथी अपने पत्नी को अपना घर बुला लेता है कि कुछ काम है, तुम चली आओ, पढ़ाई यहाँ से भी कर लेना। उसके बाद रोशनी सारथी तो आ जाती है किशोर सारथी के पास, लेकिन उसको अपना प्रेमी के बिना मन नहीं लग रहा था और वह चुपके चुपके यहाँ से भी रह के मिला करती थी। किशोर सारथी को शक होता है कि पढ़ने के बहाने जाती है लेकिन लेट तक रहती है और लेट से आती है, मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो रही है हमारी पत्नी रोशनी। उसके बाद एक दिन क्या करता है, नीलेश की काम पर नहीं जाता है और अपने पत्नी का पीछा करने लगता है। उसकी जो पत्नी होती है रोशनी, वह घर से तो निकलती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वह एक सुनसान जगह पे जाती है, नीलेश से मिलती है और फिर ये दोनों का प्यार चालू हो जाता है। उसके बाद वहाँ उपस्थित हो जाता है वही किशोर जब उपस्थित होता है तो ये लोग के आंखें फटी फटी रह जाती है कि यह व्यक्ति कैसे यहाँ पर आ गया और यह देख लिया, अब न जाने क्या होगा। लेकिन जो किशोर था वह एक शांत किस्म का आदमी था, वह बोलता है कि मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूँगा, बस तुम लोग आज लास्ट मिलन हुआ है, इसके बाद कभी मिलना नहीं।
और जो किशोर था वह अपने पत्नी रोशनी को लेकर घर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा समझाता है। उस वक्त के लिए मान जाती है रोशनी कि मैं अब नीलेश से कभी नहीं मिलूंगा और बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किशोर के साथ रहने का वह फैसला करती है। किशोर उसको घर लेके आता है और वहाँ फिर से समझाता है। रोशनी मान जाती है और फिर दोनों सफ़र चालू करते हैं। रोशनी पढ़ाई पर फिर जोर देती है और पढ़ाई की तैयारी करने लगती है। इधर एक दिन रोशनी बोलती है अपना पति से, 26 फरवरी 2026 का दिन था, कि आप हमारे छोटी बहन को ले आते यहाँ पर, तो काम काज में हमारा थोड़ा हेल्प हो जाता है, हम ज़्यादा वक्त तक पढ़ पाते। यह बात सुनने के बाद किशोर को लगता है कि हमारी पत्नी पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसलिए फैसला करता है कि हाँ तुम्हारी बहन को मैं ले आऊँगा। और 27 फरवरी 2026 के दिन रात था, 9 बजे का वक्त था। जो किशोर था वह उस अपनी साली को लेने के लिए घर से निकलता है, लेकिन वह 1 घंटे के बाद तक अपना ससुराल नहीं पहुंचता है। उसके पत्नी को बेचैनी होती है और उसकी पत्नी जो थी वह किशोर के फ़ोन पे फ़ोन लगाती है तो फ़ोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ आता है, परेशान हो जाती है। फिर सारे लोग को खबर देती है किशोर का फ़ोन लग नहीं रहा है। किशोर हमारा मायके जा रहे थे हमारी बहन के लाने के लिए, साली के लाने के लिए, लेकिन लगता है कुछ हुआ है उनके साथ क्या, इसलिए उसका फ़ोन नहीं लग रहा। रात भर सारे लोग परेशान होते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन नहीं पता चल पाता है। अब दिन हो जाता है 28 फरवरी 2026 का और लोग इधर उधर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब तक पता चलता है कि रास्ते में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी गिरा हुआ है और वह व्यक्ति का वहाँ मौत हो चुका है। जब किशोर के भाई को पता चलता है, भागवत सारथी को, भागवत सारथी उसकी पत्नी को लेकर और घर के अन्य सदस्य के लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किशोर का गाड़ी के पास गिराव है और वह मर चुका है, यानी कि किशोर का मौत हो चुका है। लेकिन जो भागवत सारथी था वह किशोर के मोबाइल ढूंढने लगता है तो वहाँ मोबाइल मिलता नहीं है। उसके बाद भागवत सारथी को शक होता है कि जब किशोर यहाँ पे है तब मोबाइल उसका कहाँ गया। कि जो भागवत था वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और यह कहानी बताता है पुलिस को कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसका मोबाइल वहाँ नहीं है। पुलिस पहले बोलती है कि एक्सीडेंट का मामला है भाई, उसके बाद पुलिस वहाँ आती है और देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि एक्सीडेंट का मामला है। जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और इधर जांच करती है पुलिस तो पता चलता है कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, एक्सीडेंट का सिर्फ रूप दिया गया है। उसके बाद पुलिस जो थी वह किशोर सारथी का नंबर लेती है, मोबाइल नंबर, उसका कॉल डिटेल चेक करती है तो उसका मोबाइल पे किसी का फ़ोन नहीं आया था। लेकिन जब पता करती है पुलिस की उसकी पत्नी का नंबर, तो उसकी पत्नी का नंबर पुलिस जब डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी के मोबाइल पर जब से किशोर सारथी घर से निकला तब से लगातार एक व्यक्ति से फ़ोन पे बात की जा रही थी, उसकी पत्नी, जिसका नाम नीलेश होता है। यह बात सुनने के बाद भागवत सारथी बोलता है कि हाँ, हमारी जो भाव है वह किसी व्यक्ति के साथ बात किया करती थी। पुलिस को वहीं शक होता है। फिर पुलिस रोशनी को उठाती है और उससे जब तबीयत से पूछताछ किया जाता है तो रोशनी एक खुलासा करती है, बोलती हाँ, हम एक व्यक्ति से प्यार किया करते थे, उसका नाम नीलेश होता है और हम लोग दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन जो किशोर होता है वह बीच का दरार हो चुका था, वह हम लोग को शादी करवाने नहीं देता, इसीलिए हम लोग मिलकर एक प्लानिंग बनाए और 27 तारीख को हम बताते हैं अपने पति को कि साली को आप ले आते तो हमारा घर के काम काज में मदद होता है, हम पढ़ पाते। और जो मेरा पति था वह 9 बजे रात में निकलता है अपनी साली के लेने के लिए। और इधर जो रोशनी होती है वह अपने प्रेमी नीलेश को फ़ोन कर देती है और वह 2 लोग को और लेकर वह एक कार से खड़ा होता है और सुनसान जगह पे यह किशोर का इंतजार कर रहा था। किशोर आता है, इन लोग पीछा करने लगते हैं और एक सुनसान जगह पे उसको गाड़ी को टक्कर इतना जोर के मारते हैं कि किशोर बगल खाई में जा गिरता है। और फिर उतर के देखते हैं ये लोग, नीलेश और नीलेश के दोस्त, तो देखते हैं कि किशोर का मौत हो चुका है। कुछ देर तड़पने के बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और गाड़ी किराए पर लेकर आए थे ये लोग, गाड़ी को जाकर जमा कर देते हैं और अपने घर में आराम से जाकर रहने लगते हैं। लेकिन किशोर का फ़ोन ना लगने की वजह से अगले दिन पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद जब पुलिस गहराई से जांच करती है तो यह कहानी निकल के सामने आता है। पुलिस फिर नीलेश और उनको और 2 दोस्तों को गिरफ्तार करती है और सबूत के तौर पे जो कार यूज किया गया था उसको एक्सीडेंट के लिए, मारने के लिए, उसको बरामद करेगी और इसके ऊपर चार्जशीट तैयार होगा। उसके बाद यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट इन लोगों को क्या सजा देती है। लेकिन एक पत्नी, जो कि एक पति तैयार था पत्नी को पढ़ाने के लिए, उसको कुछ बनाने के लिए, लेकिन पत्नी जो थी वह पति के ऊपर विश्वासघात करती है। जितना बड़ा विश्वास किया था उसका पति, उतना बड़ा है उसकी पत्नी विश्वासघात कर दी। अगर
पत्नी अगर सही दिशा में जाती तो हमको लगता है कि उसका जो पति था उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता और कुछ बना के ही छोड़ता, लेकिन पत्नी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसको अलग अलग लड़कों के साथ घूमना रहना और शौक मौज करना पसंद था, लेकिन यह चीज़ नहीं भाग पाता है उसका पति, इसलिए उसका पति का जीवन लीला खत्म हो जाता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।